तो एपिसोड की शुरुआत में हम ब्याकुया गैंग इंसिडेंट के बाद एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहां विलेज बिल्कुल शांत होता है। नारुतो कहते हैं कि आज जो कुछ भी है वो विलेज के लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही है। हम आयाबे को देखते हैं जो कि उन्हें देख रहा होता है। रिपोर्टर कहती है कि उसने सुना कि कुछ गैनिन थे जिन्होंने ब्याकुया गैंग इंसिडेंट के अंदर काफी बहादुरी वाला काम किया। नारुतो कहते हैं कि वैसे तो गैनिन को इस मिशन से दूर रखा गया था, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने जो काम किया वो वाकई में काबिल तारीफ है। जिसे सुन के आयाबे काफी दुखी होता है क्योंकि उसने भी यही काम किया था, लेकिन जिसकी वजह से उसके पूरे टीम को ही सस्पेंड कर दिया गया। तभी नारुतो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देता है कि जो चुनिन एग्जाम है वो इसी साल होने वाला है, जिसपे आयाबे पूरी तरीके से चौंक जाता है। दूसरे सीन में हम होकागे ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ शिकामारु कहता है कि चुनिन एग्जाम की वजह से दूसरे विलेज की चीजों को भी नारुतो को मैनेज करना पड़ेगा, जबकि पहले से उसके पास बहुत सारा काम है। नारुतो कहते हैं कि तुम इस चीज को छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम्हारे बेटे शिकाडाई का कैसा चल रहा है। शिकामारु कहते हैं कि पता नहीं, लेकिन ब्याकुया गैंग इंसिडेंट के बाद वो काफी ज्यादा सीरियस हो गया है। नारुतो कहते हैं कि सही है, शिकाडाई सिर्फ चेहरे से ही नहीं दिमाग से भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही बन रहा है। शिकामारु कहते हैं कि हाँ, मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी हमें चुनिन एग्जाम के लिए भी बहुत कुछ प्रिपेयर करना है। नारुतो कहते हैं कि कम ऑन, सभी बच्चे चुनिन एग्जाम्स को लेके काफी सीरियस है, हम लोग इसमें ढीला नहीं हो सकते। तभी नारुतो वहाँ पे एप्लीकेशंस को ऊपर उठाता है तो वहाँ पे आयाबे का एप्लीकेशन होता है। नारुतो काफी चिंता में होता है क्योंकि इस साल काफी कम लोगों ने चुनिन एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरा होता है। शिकामारु कहते हैं कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल निंजास के लिए भी मार्केट के अंदर काफी सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन तभी वहाँ पे आदोन आता है जो कि आयाबे वो लोग के टीम का लीडर है। दरअसल नारुतो ने उसे इसीलिए बुलाया था क्योंकि वो उसके टीम के सस्पेंशन को क्लियर करना चाहता है और नारुतो के पास उसकी टीम के लिए एक बहुत ही अच्छा मिशन है। दूसरे सीन में आयाबे चुनिन एग्जाम को लेकर काफी चिंता में होता है क्योंकि वो हर साल एक गैनिन बन के रिपीट करना नहीं चाहता, जिसपे मेटल उसे बताता है कि चुनिन एग्जाम के लिए हर साल लिमिटेड लोग ही सिलेक्ट होते हैं, इसलिए अगर पहली या फिर दूसरी बार में क्लियर ना हो तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जिसपे आयाबे कहते हैं कि हाँ, लेकिन ऐसे में हम सबके पीछे रह जाएंगे। चुनिन एग्जाम में हिस्सा लेने के लिए हमने गैनिन एग्जाम को पास किया, जिससे हमें ये हेडबैंड मिला, लेकिन इससे हम ब्याकुया गैंग इंसिडेंट के अंदर कुछ भी नहीं कर पाए। इस बार हमें अपने सेंसर के ऑर्डर को मानते हुए काम करना होगा और उन्हें दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि टीम का जो सेंसर होता है उसके रिकमेंडेशन के बिना कोई भी चुनिन एग्जाम में एंटर नहीं हो सकता। जिसपे मेटल कहता है कि अगर हम एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो हमें सब लोग टीम रिपीटर्स के नाम से बुलाएंगे। तभी सीन कट होता है और हम टीम 7 को देखते हैं जो कि अपने मिशन को लेने के लिए आए होते हैं। मिस साइका बताती है कि उन्हें विलेज के बाहर किसी बस्ती में जाके एक आइटम को डिलीवर करना है। बोरुतो को ये मिशन काफी आसान लगता है, वो कहते हैं कि जल्दी से चलो इस मिशन को क्लियर करते हैं। मिस साइका भी काफी खुश होती है क्योंकि बोरुतो पहली बार किसी मिशन को करने के लिए एक ही बार में राजी हो गया। लेकिन तभी आदोन अपने टीम 5 को लेके वहाँ पे आता है। बोरुतो वो लोग भी काफी खुश होते हैं क्योंकि सस्पेंशन के बाद काफी समय बाद वो लोग किसी मिशन को कर रहे हैं। तभी मिस साइका बताती है कि उनका मिशन ये है कि उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखना है ताकि एकेडमी के अंदर निंजुत्सु कोर्स की गिरती पॉपुलैरिटी को बढ़ाया जा सके। जिसपे बोरुतो चौंक जाता है और वो भी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हिस्सा लेने के बारे में कहता है। कोनोहामारू आके उसे खींच के ले जाता है क्योंकि उन्हें अपना अलग मिशन करना है। दरअसल डॉक्यूमेंट्री मतलब उन्हें एक शॉर्ट फिल्म जैसा बनाना है जिससे वो लोगों को इंस्पायर कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग निंजुत्सु कोर्स को लेने के लिए मोटिवेट हो जाए। जिससे आयाबे वो लोग काफी खुश होते हैं क्योंकि यही उनका चांस है जिससे वो लोगों को अपना काबिलियत दिखा सके। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि उनका शूटिंग चालू हो चुका होता है, लेकिन मेटल काफी शर्मा रहा होता है, वो कैमरे में कुछ बोल ही नहीं पाता। जिसपे प्रोड्यूसर आके उन्हें समझाता है कि वो लोग कोई ड्रामा का शो नहीं कर रहे, उन्हें बस नेचुरल तरीके से काम करना है क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट्री है, लोग तुमसे मोटिवेट होकर इंस्पिरेशन लेंगे, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। इतना कह के वो जैसे ही कैमरा को ऑन करते हैं तो वो लोग फिर से शर्माने लगते हैं। जिसपे वो सीधे उसके लीडर आदोन के पास जाके कहता है कि अगर वो लोग ऐसे ही नर्वस फील करते रहेंगे तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्री को शूट करना बिल्कुल नामुमकिन है। मैंने सुना था कि उन्हें सस्पेंड भी किया गया था, इसलिए कि आपके पास कोई और टीम नहीं है। जिसपे आदोन कहते हैं कि लौट होकागे नारुतो ने इस टीम को खुद से ही चुना है तो उसे ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो लोग बर्गर शॉप में जा रहे होते हैं कुछ खाने के लिए। तभी वो प्रोड्यूसर आके उन्हें रोक लेता है। वो कहते हैं कि तुम लोगों के अंदर वो चमक नहीं दिख रही है, क्या तुम निंजुत्सु टाइप के कुछ कूल और फ्लैशी चीजों को करके दिखा सकते हो। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ कर सकता हूँ। इतना कहते ही आयाबे अपने मर्ड वाल जुत्सु का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक दीवार खड़ा कर देता है। मेटल अपने ताई जुत्सु का इस्तेमाल करके एक ही किक में उस दीवार को तोड़ देता है। जिसके बाद वो अपने शूरिकेन से डेंकी के ऊपर हमला करता है तो वो एक लकड़ी में बदल जाता है क्योंकि डेंकी ने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल किया होता है। जिसपे जो प्रोड्यूसर होता है वो काफी खुश होता है और कहते हैं कि उन्हें यही चाहिए था शूटिंग के लिए। लेकिन तभी आदोन आके उन्हें बताता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लोग पब्लिक प्लेस में लोगों को डरा रहे हैं और उनका नुकसान भी कर रहे हैं। जिसपे प्रोड्यूसर कहते हैं कि अगर उन्हें अच्छे सीन्स को शूट करना ही है तो उन्हें ऐसे छोटे मोटे चीजों को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना चाहिए। एक काम करते हैं, हम लोग रोड को ब्लॉक कर लेते हैं और यहीं पे अपने शूटिंग को कर लेते हैं। जिसपे आदोन साफ मना कर देता है और कहते हैं कि वो लोग इस मिशन से बाहर निकल रहे हैं। जिसपे प्रोड्यूसर कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि तुम्हें ऐसा क्या बुरा लगा जो तुम मिशन से बाहर निकल रहे हो, लेकिन वैसे भी मुझे ऐसे सस्पेंडेड लूजर से अपना शूटिंग नहीं करवाना था। मैं अपने शूटिंग के लिए किसी अच्छे सूटेबल टीम को ले लूंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है, लेकिन अभी भी आयाबे उस आदमी की बात को सोच के काफी गुस्से
गुस्से में होता है। तभी वो अपने हेडबैंड को पानी में फेंकने ही वाला होता है, लेकिन तभी मेटल आके उसके मुंह में एक किक मार के उसे रोक लेता है। वो उसके कॉलर को पकड़ के उसे कहता है कि भाई तू इतने दिनों तक मेहनत करके जो गैनिन बना, क्या ये सब झूठ था? आयाबे कहता है कि मैंने तो अभी तक हेडबैंड को उछाला तक नहीं था, तुमने मुझे मारा क्यों? इतना कहते ही वो भी उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसका सेंसे आदोन आके उसे रोक लेता है। आदोन कहता है कि तुम लोग अभी सस्पेंशन से बाहर निकले हो, क्या तुम लोग फिर से सस्पेंड होना चाहते हो? जिसपे आयाबे कहता है कि जो टीचर खुद परफेक्ट है वो हम जैसे लूजर्स को कैसे संभालेगा? आदोन उन्हें सच्चाई बताता है कि जब वो भी छोटा था तो वो एक शैडो क्लोन तक नहीं बना पाता था। उसने भी काफी बार ग्रेजुएशन एग्जाम को फेल किया था। जिस दिन वो गैनिन बना तभी वो मिशन के अंदर अपने पार्टनर कोनोहामारू और मियोगी के लिए एक बर्डन ही बना रहा, लेकिन फिर भी आज मैं यहाँ पे हूँ। जब तक तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती तब तक हम कोई मिशन नहीं करेंगे। इतना कहते ही वो मिशन का रिपोर्ट देने चलने के लिए कहता है। दूसरे सीन में रात हो चुकी है। हम प्रोड्यूसर को देखते हैं जो कि एक सुनसान से बिल्डिंग को चुनता है अपने शूटिंग के लिए। दरअसल उन्होंने बिल्डिंग के ऊपर कुछ पेपर बॉम्ब्स को लगा के रखा था ताकि वो लोग कुछ कूल शॉट्स ले सके, जिसके बाद वो उसे एक्सप्लोड कर देता है, जिसका आवाज आयाबे वो लोग के पास भी पहुंचता है। वो देखते हैं तो वहाँ पे धुआं निकल रहा होता है। दूसरे सीन में प्रोड्यूसर को लगता है कि इतना बड़ा धमाका नहीं हुआ है, जिसके बाद वो लोग शूट करने के लिए अंदर जाने लगते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे क्रैक पड़ता है। वो लोग थोड़ी अंदर तक गए होते हैं, लेकिन तभी जो छत होता है वो टूट के उनके ऊपर गिरने लगता है, जिससे मेटल आके अपने ताई जुत्सु का यूज करके उन्हें बचा लेता है। आयाबे वो लोग वहाँ पे आते हैं तो आदोन डेंकी को वहाँ का सिचुएशन देखने के लिए कहता है। डेंकी अपने लैपटॉप का यूज करके वहाँ के सीसीटीवी कैमरास को हैक कर लेता है और बिल्डिंग के ऊपर के सिचुएशन को देखता है तो वो देखते हैं कि बिल्डिंग टूट के जो मशीन होता है वो नीचे गिरने वाला होता है, जिसपे आयाबे तुरंत अपने निंजा टूल का यूज करके उस मशीन के ऊपर एक जोरदार वार करता है, जिससे वो मशीन दूर जाके गिरता है। जो प्रोड्यूसर होता है वो उनके एबिलिटीज को देख के पूरी तरीके से हैरान होता है। तभी पूरा छत टूट के नीचे गिरने वाला होता है। तभी आदोन अपने स्पेशल निंजुत्सु का यूज करने लगता है। उसका नाक बहता है, जिससे उसका एक ड्रॉप नीचे पानी में गिरता है। फिर वो अपने जुत्सु का यूज करता है, जिससे वहाँ एक जाली जैसा बनता है और वो सबको बचा लेता है। उसके जुत्सु को देख के सब लोग हैरान होते हैं। आयाबे समझ जाता है कि असल में सेंसे उन्हें क्या समझाना चाहते थे। असल में वो लोग इतने दिनों से बस शो ऑफ कर रहे थे, इसलिए वो लोग कभी अंदर से मजबूत ही नहीं बन पाए। सेंसे भी काफी खुश होता है कि वो लोग आखिरकार उसके बातों को समझ पाए। खास करके वो आयाबे के ऊपर काफी खुश होता है क्योंकि उसने उन्हें बचाने के लिए काफी अच्छा काम किया। हमें पता चलता है कि फाइट के बीच आयाबे का हेडबैंड भी पत्थरों के बीच कुचल के गायब हो चुका है। तभी हम प्रोड्यूसर को देखते हैं जो कि रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उनके साथ ही काम करना चाहता है। आदोन कहता है कि आपको तो हमारे सस्पेंशन के बारे में पता है, तो आपको हमारे साथ काम करने में प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जिसपे वो कहते हैं कि नहीं, हमें आपकी टीम के साथ काम करने में बहुत खुशी मिलेगी। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ गैनिन डॉक्यूमेंट्री को पूरे पब्लिक के बीच टीवी में दिखाया जाता है। दूसरे सीन में वो लोग होगा के ऑफिस आते हैं तो नारुतो बताता है कि वो भी बचपन में लूजर था। उसने भी ग्रेजुएशन एग्जाम को काफी बार फेल किया था और हमेशा इरुका सेंसे से मार खाते रहता था। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होता कि नारुतो बचपन में ऐसा था। नारुतो कहते कि तुम आयाबे हो ना? जिसपे वो कहते कि आप मुझे जानते हो? तो नारुतो कहते कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। तुम भी काफी बार सेम क्लास को रिपीट करने के बाद एक गैनिन बने। मुझे लगता है कि अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो तुम एक दिन बहुत खतरनाक शिनोबी बनोगे। जिसके बाद नारुतो उसे एक न्यू हेडबैंड देता है और कहते कि इस बार ध्यान रखना क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद किसी को ये मिलता है। दूसरे सीन में हम बोरुतो वालों को देखते हैं जो कि बर्गर शॉप में होता है। वो आयाबे वालों की डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद बोरुतो को बहुत ही ज्यादा जलन फील होती है। बोरुतो कहते कि काश वो भी उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हिस्सा ले पाता। एंड में हमें ये भी पता चलता है कि नारुतो ने उन्हें ये भी बताया था कि वो किसी वजह से कभी चुनिन एग्जाम को दे ही नहीं पाया और वो अभी तक एक गैनिन है। जिसके बाद हम रात को लीव जू का सीन देखते हैं जहाँ कोई ऑफिस के अंदर आके चाबी को चोरी करता है और जितने भी लॉकर्स होते हैं उनको खोल के वहाँ जितने भी एनिमल्स होते हैं उनको वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ बोरुतो वो लोग जस्ट अपने मिशन को कंप्लीट करके लौटे होते हैं, लेकिन वो लोग मिशन कंप्लीट करके लौटने में थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि इसमें गलती बोरुतो की ही थी। मित्सुकी कहते हैं कि उन्हें सरादा के लीड के हिसाब से ही काम करना चाहिए था, जिसपे बोरुतो अपने गलती के लिए माफी भी मांगता है। लेकिन तभी सुमिरे वहाँ पे आती है तो बोरुतो लोग उसे देख के काफी खुश होते हैं क्योंकि वो लोग काफी दिनों बाद उससे मिल रहे हैं। जहाँ हमें पता चलता है कि सुमिरे यहाँ पे मिस सुइका से अपने मिशन को लेने के लिए आई थी। जिसके बाद सीन कट होता है और हम हनाबी युका को देखते हैं जो कि अपने टीम 15 के साथ मिशन ले रही होती है, जहां उनका मिशन होता है कि जितने भी एनिमल्स जू से भागे हैं उनको कैप्चर करना। हनाबी कहती है कि उनके लिए मिशन काफी परफेक्ट है। नामिदा कहती है कि उन्हें एनिमल्स बहुत पसंद है, इसलिए उन्हें ये मिशन काफी पसंद आया। मिस साइका भी काफी खुश होती है क्योंकि ये पहली बार है जब किसी टीम ने किसी मिशन को पसंद किया होगा, क्योंकि दूसरी तरफ बोरुतो और सिकडाई जैसे लोगों को कभी भी कोई मिशन पसंद ही नहीं आता। जिसके बाद हनाबी मिशन का स्क्रॉल लेके उसे रीड करने लगती है। मिस साइका बताती है कि लॉकर का चाबी किसी ने चोरी कर लिया है, किसने किया यह तो एक मिस्ट्री है। फिलहाल अभी तो आपको स्केप किए हुए एनिमल्स को ही पकड़ना है। हनाबी स्केप किए हुए एनिमल्स की लिस्ट को पढ़ के कहती है कि यहाँ तो कोई भी खूंखार एनिमल नहीं है, इसलिए वो उन्हें खुद अकेले इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए कहती है। जिसपे सुमिरे वो लोग थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो इस मिशन को अकेले कंप्लीट करने के लिए राजी हो जाते हैं। अगले सीन में हनाबी बाहर आती है तो वहाँ साई होता है। साई सुमिरे के बारे में पूछता है जिसने पहले लीप विलेज के ऊपर अपने न्यू से अटैक किया था। हनाबी कहती है कि सुमिरे बिल्कुल चेंज हो चुकी है, वो अपनी टीम के साथ मिशन करने
सामने जाती है और वो अपना बेस्ट दे रही है, जिसपे साई कहता है कि दरअसल वो उसके बारे में इसलिए पूछ रहा था क्योंकि उसके बॉडी के अंदर जो गोजू तेनेओ को सील किया गया था वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ है। साई ये भी पूछता है कि क्या सुमिरे ने अपने दोनों टीममेट्स को बताया है कि उसके पास ही न्यूई है जिसने ली विलेज के ऊपर अटैक किया था। हनाबी कहती है उसे नहीं लगता कि सुमिरे ने उन्हें इसके बारे में बताया होगा। साई कहते हैं कि वो लोग एक साथ मिशन को करते करते जल्द ही एक दूसरे को समझने लगेंगे। आप चिंता मत करो, आप बस अपनी टीम 15 के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना। दूसरे सीन में हम सुमिरे वो लोग को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच बैठ के अपने मिशन का प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सुमिरे अपने बैग को खोल के उसके अंदर से कुछ कॉस्ट्यूम्स को बाहर निकालती है जो कि एक एनिमल कॉस्ट्यूम होता है जिसको पहनने से एनिमल्स उन्हें सेंस नहीं कर पाएगी। जिसपे वासाबी कहती है कि इससे अच्छा तो ये था कि वो लोग ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु का यूज कर लेते। नामिदा को भी ये आइडिया खास अच्छा नहीं लगता, वो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु करने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि सुमिरे ने खुद अपने हाथों से इन कॉस्ट्यूम्स को बनाया था। सुमिरे कहती है कि उन्हें काफी सारे एनिमल्स को पकड़ना है तो इतने देर तक ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु को करना पॉसिबल नहीं है, जिसपे वो लोग समझ जाते हैं और जल्दी से कॉस्ट्यूम्स को पहन लेते हैं। जिसके बाद वो लोग लगातार एक के बाद एक एनिमल्स को पकड़ने लगते हैं और थोड़ी देर में वो लोग ऑलमोस्ट हर एक एनिमल्स को पकड़ लेते हैं, बस 2 एनिमल को छोड़ के, जिनमें से एक उन्हें वहीं झाड़ियों के पीछे मिलता है। वहाँ एक मेल और एक फीमेल रेबिट होती है जो कि उन्हें देख के चौंक जाता है। नामिदा कुछ बताती उससे पहले ही वासाबी मेल रेबिट को जाके पकड़ लेती है, जिसपे फीमेल रेबिट बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और वो वासाबी को काट लेती है। सुमिरे जल्दी से जाके मेल रेबिट को पकड़ती है और वासाबी फीमेल रेबिट को पकड़ती है। वासाबी बताते है कि फीमेल रेबिट अपने मेल पार्टनर को हमेशा प्रोटेक्ट करती है, इसलिए उसे सबसे पहले फीमेल रेबिट को ही पकड़ना चाहिए था। तभी सुमिरे उन्हें एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहती है। दरअसल उसने उनके लिए लंच बना के लाया है। सुमिरे बताती है कि उन्हें अभी एक मंकी को पकड़ना है। वो लोग काफी इंटेलिजेंट होते हैं तो उन्हें पकड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए उन्हें साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन तभी वासाबी देखती है कि उसका जो ऑमलेट होता है वो वहाँ से गायब होता है। उसे लगता है कि नामिदा ने उसके ऑमलेट को खा लिया है। नामिदा कहती है कि उसने नहीं खाया, तो अब उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। सुमिरे नोटिस करती है तो उसके टिफिन बॉक्स को कोई बंदर चोरी कर रहा होता है। वो चेक करती है तो ये वही बंदर होता है जिसे उन्हें कैप्चर करना है। तभी वो बंदर वहाँ से भाग जाता है और वो लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग जंगलों के बीच आ चुके हैं, लेकिन अभी तक वो उस बंदर को पकड़ ही नहीं पाए। तभी वासाबी उस बंदर को पकड़ने के लिए अपने स्क्रॉल को निकालती है और अपने कैट क्लॉक जुत्सु का यूज करती है, जिससे वो एक कैट की तरह बन जाती है और उस मंकी की स्मेल को सूंघ के उसके पीछे तेजी से दौड़ने लगती है। सुमिरे वो लोग भी उसके पीछे दौड़ते हैं और थोड़ी देर में वासाबी उस मंकी को ढूंढ लेती है, लेकिन तभी क्योंकि उसके जुत्सु का लिमिट खत्म हो जाता है वो कमजोर पड़ के नीचे गिर जाती है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती, वो अपने स्क्रॉल को निकालती है और फिर से अपने जुत्सु का यूज करने वाली होती है। लेकिन नामिदा उसे रोकती है क्योंकि अगर वो लोग अपने टीम वर्क के हिसाब से स्ट्रेटेजी को लगा के काम करेंगे तो वो लोग आसानी से उसे पकड़ लेंगे। लेकिन वासाबी इस बात पे उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगती है, तो वासाबी को भी इस बात पे बहुत बुरा लगता है। वो रोने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम हनाबी को देखते हैं जो कि भागते हुए जल्दी से उनके पास आ रही होती है, क्योंकि दरअसल एनिमल्स का एक और लिस्ट था जिसके अंदर एक खूंखार जानवर है जिसके बारे में उनको पता नहीं है। दूसरी तरफ हम नामिदा को देखते हैं जो कि अकेले उदास होकर बैठी होती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके सामने वही बंदर बैठा होता है और उसका टिफिन खा रहा होता है, जिसपे वो धीरे धीरे चालाकी से उसके पीछे आती है और कैसे भी करके उसे पकड़ ही लेती है। लेकिन तभी उसके पीछे वही खूंखार सा जानवर आता है जो कि एक बड़ा सा वल्फ होता है। नामिदा उसे देखते ही जोर से चिल्लाती है और वहाँ से भागने लगती है, जिसपे सुमिरे वहाँ पे आके उसके ऊपर अपने वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करके उसे रोक लेती है। जिसके बाद वो अपने न्यूई को समन करती है ताकि वो उसके चक्र को एब्जॉर्ब करके उसे कमजोर कर सके। न्यूई उसके चक्र को एब्जॉर्ब कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो न्यूई को एक ही झटके में दूर फेंक देता है। हनाबी भी वहाँ पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो उन्हें छिपके देख रही होती है। दूसरी तरफ वासाबी वहाँ पे आती है। वो न्यूई को उसके चक्र को एब्जॉर्ब करते हुए देख के जल्दी से अपने स्क्रॉल को निकाल के अपने जुत्सु का यूज कर देती है और फिर तेजी से उसके ऊपर जाके कई सारे पेपर बॉम्ब्स को लगा देती है। दूसरी तरफ नामिदा अपने रोने वाले जुत्सु का यूज करने वाली होती है तो सब लोग अपने कान को बंद कर लेते हैं, जिसके बाद वो जैसे चिल्लाने लगती है तो उसके बॉडी में जितने भी पेपर बॉम्ब्स थे वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो जाती है, जिसपे वो फॉक्स तुरंत जमीन पे ढेर हो जाता है। फिर वासाबी नामिदा के ऊपर गुस्सा करने के लिए उससे माफी मांगती है। तभी सुमिरे भी उनसे माफी मांगने लगती है क्योंकि वही है जिसने ली विलेज को खत्म करने के लिए न्यूई को समन किया था, जिसपे वासाबी वो लोग कहती कि उन्हें ये बात पहले से ही पता था। दरअसल वो लोग चाहते थे कि सुमिरे ये बात अपने मुंह से बताए। तभी हनाबी वहाँ पे आती है और कहती कि लगता है मिशन कंप्लीट हो चुका है। वो कहती कि वो तो कब से ऊपर से छिपके उन्हें देख रही थी कि क्या वो लोग उस मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले वल्फ को पकड़ पाएंगे। हनाबी कहती कि तुम तीनों का ही टीम वर्क काफी अच्छा है, जिसपे वो तीनों ही काफी खुश होते हैं। जिसके बाद शाम का टाइम होता है और वो लोग डम्पलिंग खा रहे होते हैं। लेकिन तभी चुनिन एग्जाम के बारे में सुन के नामिदा काफी टेंशन में आ जाती है। वो कहती कि उसने सुना था कि चुनिन एग्जाम बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। तभी बोरुटो वहाँ पे आके कहता है कि मैंने सुना था कि तुम लोगों ने एक जाइंट वल्फ को ढेर कर दिया था। मित्सुकी कहता है कि तब तो ये चुनिन एग्जाम से भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। बोरुटो कहते हैं कि नहीं, हनाबी सेंसे ने पकड़ा होगा और ये लोग नाम कमा रहे हैं। जिसपे नामिदा बताते कि नहीं, इस मिशन के अंदर हनाबी सेंसे नहीं थी, वो लोग अकेले इस मिशन को कंप्लीट किया।
जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ कोनोहामारू होकागे ऑफिस के अंदर आता है तो वहाँ नारुतो नहीं होता क्योंकि वो फ्यूडल लॉर्ड के साथ किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में होता है। अगर आपको याद नहीं तो मैं बता दो कि फ्यूडल लॉर्ड वो होता है जो कि पूरे फायर नेशन का ही लीडर होता है, जबकि नारुतो बस लीव विलेज का ही लीडर है। दरअसल कोनोहामारू यहाँ अपने मिशन का रिपोर्ट देने के लिए आया था। वो अपने रिपोर्ट को नीचे रखता है तो वहाँ चुनिन एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसे देख के वो काफी खुश होता है। शिकामारू बताता है कि इस साल चुनिन एग्जाम का इंचार्ज वो लोग ही होने वाले हैं, तो विलेज के अंदर काफी सारे वीआईपी गेस्ट आएंगे और उनके सर के ऊपर पहाड़ों के जैसा बहुत सारा काम होने वाला है। इसलिए वो कोनोहामारू को अपने टीम के बारे में अच्छे से सोच लेने के लिए कहता है। अगले सीन में हम कोनोहामारू, आदोन, मोएगी और शिनो सेंसे को देखते हैं जो कि चुनिन एग्जाम्स को लेकर काफी चीजें डिस्कशन कर रहे होते हैं। शिनो सेंसे कहते हैं कि उन्हें पहले ये मेक श्योर करना होगा कि जितने भी गेनिन्स हैं क्या वो लोग चुनिन एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं। जिसपे कोनोहामारू पूछता है कि इस साल के शरारती बच्चों में से ऐसा कौन है जो कि ये कर पाएगा। जिसपे शिनो सेंसे काफी चिंता में आ जाता है क्योंकि शरारती नंबर 1 पे तो बोरुतो आता है क्योंकि उसने एक बार पूरे ट्रेन को ही नारुतो की होकागे फेस के ऊपर ही गिरा दिया था, वो भी एंट्रेंस सेरेमनी के दिन सबके सामने। लेकिन बोरुतो की वजह से डेंकी खुद को चेंज कर पाया क्योंकि डेंकी आदोन की टीम में है लेकिन फिर भी उसे इसके बारे में पता नहीं होता। मोएगी कहती कि इसके अलावा भी तुम्हारे टीम में जो अयाबे है वो भी पहले बिल्कुल ठीक नहीं था, उसे भी बोरुतो ने ही सुधारा है, जिसको आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा और अगर नहीं देखा तो जाओ जाकर देख लो। मोएगी कहती कि उसे लगता है कि बोरुतो हमेशा क्लास का सेंटर बन कर रहा है। कोनोहामारू कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल अपने डैड लॉर्ड होकागे नारुतो के जैसा ही है। जिसपे शिनो सेंसे गुस्सा हो जाता है क्योंकि बोरुतो ने कुछ ऐसा कांड किया था जिससे कुछ फायदा तो नहीं लेकिन शिनो सेंसे का भारी भरकम नुकसान जरूर हुआ था जब उन्होंने गर्ल्स और बॉयज के बीच कंपटीशन को रखा था। उस दौरान उन्होंने पूरे एकेडमी के बिल्डिंग को ही तोड़ दिया था, जिसकी भरपाई करने के लिए शिनो सेंसे को काफी दिनों तक लंच के टाइम इंस्टेंट नूडल्स खा के काम चलाना पड़ा था। कोनोहामारू कहते हैं कि बोरुतो ने एक अच्छा काम तो किया था कि उसने गलती से न्यूई को समन कर दिया था, जिसके बाद साई और बाकी सभी ने मिलकर न्यूई के ऊपर एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन किया। उन्हें सुमिरे के बारे में पता चला। देखा जाए तो बोरुतो की वजह से ही सुमिरे आज हम लोगों के साथ जिंदा है। लेकिन फिर भी शिनो सेंसे काफी खुश होता है क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी सभी गेनिन्स ने अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में काफी ध्यान दिया है। जिसके बाद अगले सीन में रात हो चुकी है और वो लोग एक शॉप के अंदर आते हैं कुछ खाने के लिए। कोनोहामारू बताता है कि उसे नहीं लगता कि उसकी टीम अभी चुनिन एग्जाम को देने के लिए रेडी है। उसे लगता है कि बोरुतो लोग ने अभी तक जितने भी मिशंस को किए इसमें उनका लक बहुत अच्छा था इसलिए वो लोग उसे कर पाए, जबकि मोएगी और आदोन अपनी टीम को चुनिन एग्जाम के अंदर एंटर कराने के बारे में सोच चुके होते हैं। मोएगी के काफी समझाने में भी कोनोहामारू बात नहीं मानता, लेकिन तभी हनाबी वहाँ पे आती है तो मोएगी उसे भी ये बात बताती है। अब थोड़ी देर बाद क्योंकि उन्होंने थोड़ा पी लिया होता है तो उनका कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ही अलग जगह पे जाने लगता है। हम आदोन को देखते हैं वो भी सो रहा होता है, तभी हनाबी शिनो सेंसे को पीने के लिए फोर्स करती है और उसे लेके नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि शिनो सेंसे ने पूरा एक बोतल गटक लिया है क्योंकि शिनो सेंसे पीने के बाद अपने बॉडी के अंदर इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर ही नहीं पाता, इसलिए उसके इंसेक्ट्स अंडर कंट्रोल होके वहाँ पे एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। अब इस चीज का खबर नारुतो के पास जाता है तो नारुतो कहते हैं ठीक है फिर मैं अभी आ रहा हूँ और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके उसके नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।